नमस्कार दोस्तों। बीपीएससी मेंस को ध्यान में रखते हुए साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंतर्गत शॉर्ट प्रश्नों को यहाँ पे कवर कराया जा रहा है। चूँकि शॉर्ट प्रश्न इस बार बीपीएससी के बदलते पैटर्न के आधार पर इम्पोर्टेंट हो सकता है। 38 नंबर का पूछा जाएगा, हो सकता है कि 3 प्रश्न दे दे 12-12 और एक 14 नंबर का। ठीक है, एक संभावना यहाँ पे जताई जा रही है। यहाँ पे पहला जो प्रश्न है, बिहार के कई शहर प्रदूषण रैंकिंग में निम्न स्तर तक पहुँच गए हैं। इस समस्या के निजात में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी महत्व को संक्षिप्त में रूप में लिखें। दूसरा है ग्रीन शील्ड इनिशिएटिव पर संक्षिप्त नोट लिखें। और तीसरा है अपशिष्ट प्रबंधन में विज्ञान और प्रौद्योगिकी के महत्व का वर्णन करें। तो यहाँ पे जो पहला जो प्रश्न है और तीसरा जो प्रश्न है, देख पा रहे हैं यहाँ पे काफ़ी इसमें सिमिलरिटी है। चलिए हम लोग बारी बारी सबको यहाँ पे कवर करते हैं। पहला प्रश्न आप देख ही पा रहे हैं कि कई शहर जो बिहार का जो है प्रदूषण रैंकिंग में बहुत ही नीचे के लेवल पे पहुंच गया है, तो इसको ठीक कैसे किया जा सकता है साइंस एंड टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके। तो यहाँ पे आप भूमिका के रूप में, ठीक है, जो भी डेटा है सीपीसीबी की उसको आप बता सकते हैं। उसके बाद कारण क्या है और इसको ठीक करने का उपाय क्या है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं यहाँ पे परिचय के अंतर्गत। तो अभी देखिए पा रहे हैं यहाँ पे सीपीसीबी की जो रिपोर्ट आई है, सीपीसीबी की यहाँ पे सीपीसीबी, ठीक है, पॉल्यूशन सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के द्वारा जो रिपोर्ट जारी किया गया है, इसमें बिहार के 3 जो जिला है सबसे प्रदूषित के रूप में यहाँ पे शामिल किया है। जैसे नंबर 1 यहाँ पे हो जाएगा मोतिहारी, उसके बाद सिवान, दरभंगा। 3 शहरों को यहाँ पे इसमें शामिल किया गया है। प्रीलिम्स एग्जाम में भी इसे पूछा जा सकता है, तो इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे कारण क्या हो सकता है, यहाँ पे कई सारा इसके कारण है। जैसे कि नंबर 1 यहाँ पे देखा जाए तो उद्योगों का जो अपशिष्ट है उसका सही से निस्तारण नहीं हो रहा है। उद्योगों का जो अपशिष्ट है उसका सही तरीके से निस्तारण नहीं हो रहा है। कूड़े कचड़े को यहाँ पे खुले में फेंका जा रहा है। दूसरा यहाँ पे समस्या हो जाएगा शहरी क्षेत्रों में। शहरी क्षेत्रों में चूँकि इतना ज़्यादा वाहनों की संख्या बढ़ गई है, दोपहिया चारपहिया वाहनों की संख्या बढ़ गई है। और तो और अभी माना जा रहा है कि बिहार में 15 साल से पुरानी जो बाइक है, जो पुराने जो, ठीक है, जो भी नॉर्म्स था उसको फॉलो कर रहे थे, अभी वर्तमान में उन सारे ही बाइकों को नहीं हटाया गया है। सोचिए, उसमें स्वाभाविक सी बात है कि जो, ठीक है, धुआं है बहुत तेज़ी से निकलता है, प्रदूषण काफ़ी बढ़ेगा, फेफड़ों को नुकसान पहुंचाएगा ही पहुंचाएगा। तो यहाँ पे ज़रूरी है इसको रेगुलेट करने की यहाँ पे ज़रूरत है। पुराने वाहनों को हटाने की ज़रूरत है। दिल्ली जैसा नियम वहाँ भी लाने पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट हो जाएगा कृषि गतिविधियाँ। कृषि गतिविधियाँ बहुत ही आप कह सकते हैं कि कई तरह से समस्या का कारण है। नंबर 1 यहाँ पे हो जाएगा कीटनाशकों का प्रयोग। बड़ी मात्रा में जो कीटनाशकों का यहाँ पे प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा यहाँ पे अत्यधिक पानी भी एक समस्या है। अत्यधिक पानी का प्रयोग, उसी तरीके से यहाँ पे पराली जलाना, ऐसे बहुत सारे फैक्टर आपको देखने के लिए यहाँ पे मिल जाएंगे, जिसके वजह से कृषि प्रदूषण भी बिहार में उतना ही जिम्मेदार है। हालांकि पूरे पूरे भारत या विश्व के स्तर पर देखा जाए तो कृषि से भी काफ़ी एक कह सकते हैं कि जो, ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग जैसी समस्याएं उत्पन्न होती है। मीथेन जैसे गैसों का उत्सर्जन बड़ी मात्रा में होता है, CO2 का भी उत्सर्जन होता है। तो आपको ये भी ध्यान रखना है। इसके अलावा यहाँ पे प्लास्टिक, अभी ये प्लास्टिक पूरी तरीके से मानवीय अंग बन चुका है। हर एक जगह देखेंगे तो प्लास्टिक का जो प्रयोग है बहुत बड़ी मात्रा में यहाँ पे किया जा रहा है। और यही कारण है कि शहरों में, चाहे छोटा शहर हो बड़ा शहर हो, पूरी तरीके से कचरे का यहाँ पे ढेर लग जा रहा है। तो यहाँ पे इसका भी निस्तारण या फिर इस पे किसी प्रकार का यहाँ पे बैन आज भी संभव नहीं हो पा रहा है। कितने बार पॉलीथीन पे बैन लगता है, लेकिन यहाँ पे उसका अल्टरनेट अभी मिल नहीं पाता है। तो अल्टरनेट बनाने की ज़रूरत है, तभी जाके पॉलीथीन को यहाँ पे बैन किया जा सकता है। इसके अलावा बिहार में आज भी जीवाश्म ईंधन का बड़ी मात्रा में प्रयोग किया जाता है। जीवाश्म ईंधन का प्रयोग किया जाता है खाना बनाने के लिए, घरेलू आवश्यकताएं बहुत सारी होती है उसको पूरा करने के लिए। तो यहाँ से भी देखेंगे तो पर्यावरण का प्रदूषण बड़ी मात्रा में यहाँ पे होता ही होता है। और एक बहुत बड़ा कारण होता है यहाँ पे माइक्रोबियल क्षय। माइक्रोबियल क्षय, इसमें देखा जाए तो जो भी यहाँ पे विनिर्माण उद्योग है
जैसे कि यहाँ पे रसायन हो गया, रसायन उद्योग, या फिर यहाँ पे कपड़ा उद्योग बड़ी मात्रा में यहाँ पे देखा जाए तो कई प्रकार के केमिकलों का यहाँ पे प्रयोग किया ही किया जाता है। इसमें कुछ इम्पोर्टेंट है जैसे कि कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोकार्बन, रसायन, कार्बनिक यौगिक, इन सारे ही माध्यम से देखा जाए तो पर्यावरण को बड़ी मात्रा में यहाँ पे प्रदूषण करने का प्रयास किया ही किया जाता है। इसके अलावा बिहार में कई सारे, ठीक है, छोटे मोटे जो उद्योग देखने के लिए मिल जाएंगे, छोटे छोटे जो उद्योग देखने के लिए मिल जाएंगे। यहाँ भी कोई भी, ठीक है, मापदंड नहीं है, कोई भी रूल रेगुलेशन नहीं है, जिसकी वजह से पर्यावरण में बड़ी तेज़ी से वृद्धि हो रही है। अब आइए नेक्स्ट बात करते हैं, प्रदूषण से निपटने हेतु विज्ञान एवं तकनीक का प्रयोग किस तरीके से किया जा सकता है। यहाँ पे कुछ मॉडल अपनाया गया है, जैसे कि बिहार में बहुत फेमस है रोहतास मॉडल, रोहतास मॉडल, ठीक है। तो रोहतास मॉडल का जो संबंध है यहाँ पे, इसका संबंध यहाँ पे पराली से है, ठीक है। इसमें एक कह सकते हैं कि पराली का प्रबंधन के लिए एक अभी, ठीक है, मशीन आया हुआ है, ठीक है, अस्ट्रा बेलर मशीन, अस्ट्रा बेलर मशीन। इस अस्ट्रा बेलर मशीन के माध्यम से यहाँ पे पुराल की यहाँ पे गांठ बांध दी जाती है और उस फिर गांठ को आसानी से, ठीक है, एक जगह से दूसरे जगह तक, या फिर, ठीक है, उसमें कई सारे केमिकलों का छिड़काव करके खेतों में उसको आसानी से मैनेजमेंट किया जा सकता है। तो उससे क्या होगा, जलाया नहीं जाएगा। जब जलाया नहीं जाएगा तो पर्यावरण प्रदूषण नहीं होगा। उसी तरीके से यहाँ पे हाइब्रिड ड्राफ्ट ईंट भट्ठे का प्रयोग किया जा रहा है। हाइब्रिड ड्राफ्ट ईंट भट्ठे का प्रयोग किया जा रहा है, क्योंकि ईंट भट्ठे से भी बड़ी मात्रा में जो, ठीक है, छोटे छोटे जो, ठीक है, कण निकलते हैं, ऐस जो निकलते हैं, वो बहुत ही खतरनाक होते हैं। एक बार नाक में घुस जाए तो फिर वो समझ पा रहे हैं कि बहुत ही, मतलब कह सकते हैं, स्वास्थ्य के लिए खतरनाक होता ही होता है। इसीलिए यहाँ पे जो चिमनी होता है, ठीक है, जो भी यहाँ पे इसका जो देख रहे हैं ऊपर जो मुंह जो खुला होता है ऊपर, इसको पूरी तरीके से यहाँ पे फिल्टर करने का प्रयास किया जाएगा इस हाइब्रिड ड्राफ्ट ईंट भट्ठे के माध्यम से। फिर जो जो धुआं जा रहा है उसको फिल्टर आउट करके जो भी उसमें से अपशिष्ट जो पदार्थ होगा, कूड़ा कचरा होगा, उसको फिल्टर किया जा सकता है। फिर बाकी के, ठीक है, जो धुआं होगा उसको छोड़ा जाएगा, जिसके वजह से प्रदूषण की मात्रा में कमी आएगी। उसी तरीके से यहाँ पे एक और है एयर प्योरीफिकेशन, एयर प्यूरिफिकेशन, नाम से ही आपको दिखाई दे रहा होगा, एयर प्यूरिफिकेशन मशीन। इसके तहत यहाँ पे कहा जा रहा है कि चंडीगढ़ मॉडल को यहाँ पे अपनाने का प्रयास किया जाना चाहिए बिहार में, चंडीगढ़ मॉडल का, क्योंकि अभी ये जो एयर जो प्यूरिफिकेशन है काफ़ी हद तक कारगर हो रहा है और इसके माध्यम से जो भी यहाँ पे जो, ठीक है, प्रदूषण है, प्रदूषित वायु है, उसको यहाँ पे शुद्ध करके वापस ही एटमॉस्फेयर में, वातावरण में यहाँ पे छोड़ा जा सकता है। दिल्ली वगैरह में भी, ठीक है, बड़ी मात्रा में इसको लगाया ही गया है, लेकिन जो वीआईपी इलाका है उन्हीं क्षेत्रों में ये अभी भी दिल्ली में सीमित है। उसके बाद नेक्स्ट हो जाएगा यहाँ पे सीवेज ट्रीटमेंट, सीवेज ट्रीटमेंट, ठीक है। इसका सीधा सा मतलब है कि उद्योग धंधों से जो बड़ी मात्रा में जो अपशिष्ट जो पदार्थ जो निकलता है उसको बिना ही फिल्टर आउट किए यहाँ पे, ठीक है, छोड़ दिया जाता है, नदियों में यहाँ पे छोड़ दिया जाता है। तो बड़ी मात्रा में जल प्रदूषण एवं वायु प्रदूषण यहाँ पे होती है। तो यहाँ पे भी इसको फिल्टर आउट करने की ज़रूरत है, जिसके वजह से यहाँ पे जल प्रदूषण में भी कमी आएगी और वायु प्रदूषण में भी यहाँ पे कमी आएगी। नेक्स्ट हो जाएगा यहाँ पे रिमोट सेंसिंग का प्रयोग करके, रिमोट सेंसिंग का प्रयोग करके, अर्थात इसके माध्यम से जो भी इसमें सेंसर लगा हुआ होता है वो पूरी तरीके से जो आइडेंटिफाई कर लिया जाए, पर्टिकुलर जो जगह है कि कहाँ पे कितनी समस्या है, कौन कौन से जो गैस है, केमिकल है वहाँ से निकल रहा है, तो उसका बेहतरीन तरीके से यहाँ पे प्रबंधन किया जा सकता है। अगर बताया जाता है कि इसका अगर प्रयोग सही तरीके से किया जाए तो यहाँ पे हाइड्रोकार्बन में 22% की कमी हो सकती है, कार्बन मोनोऑक्साइड में लगभग यहाँ पे 47%, और यहाँ पे नाइट्रिक ऑक्साइड में, NO में, यहाँ पे नाइट्रिक ऑक्साइड में यहाँ पे हो सकती है लगभग 39% के आसपास कमी हो सकती है। इससे वायु प्रदूषण में बहुत हद तक यहाँ पे कमी किया जा सकता है। उसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पे फ्लाई
ठीक है, एस। इसको मैंने अभी बताया था कि बड़े मात्रा में जो यहाँ पे चिमनियों में जो प्रयोग किया जा रहा है, बड़ी मात्रा में चिमनियों में जो प्रयोग किया जा रहा है, ठीक है, छोटे छोटे जो कणों को इसमें इकट्ठा करने का प्रयास किया जाता है, ठीक है, और फिर उसी का यहाँ पे निस्तारण भी किया जाता है। तो इसके माध्यम से अभी मैंने बताया था आपको कि ठीक है, हाइब्रिड प्रेरित ड्राफ्ट ईंट भट्ठे का प्रयोग इसमें किया जा रहा है। उसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पे इलेक्ट्रिक वाहन का प्रयोग, इलेक्ट्रिक वाहन का प्रयोग अभी बिहार में बड़ी मात्रा में, ठीक है, बिहार ही नहीं पूरे विश्व में, पूरे देश में अगर देखा जाए तो बड़ी मात्रा में वाहनों का प्रयोग किया जा रहा है। लेकिन अगर इलेक्ट्रिक वाहन का प्रयोग किया जाए तो फिर वायु प्रदूषण बहुत हद तक यहाँ पे कमी हो सकता है। जो भी विषैला जो गैस है, ठीक है, मतलब PM 2.5 तक इतने छोटे छोटे जो कण होते हैं वो बहुत ही अधिक, ठीक है, नुकसान पहुँचाते हैं। लॉन्ग टर्म में धीरे धीरे समझिए कि वो पल पल भर में इंसानों को मारते हैं। तो इससे भी बहुत हद तक छुटकारा पाया जा सकता है इलेक्ट्रिक वाहनों का प्रयोग। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए सबसे जो भी वर्तमान में जो चैलेंज जो हो रहा है इसकी चार्जिंग को लेके, चूँकि डीजल पेट्रोल तो है नहीं कि इसको, ठीक है, गया और 10 सेकेंड में भरवा लिया, इसमें समय लगेगा, ठीक है। तो इसका व्यवस्था या फिर विकल्प कह सकते हैं, या फिर इसको बेहतरीन मैनेजमेंट के माध्यम से अभी भी प्रयास किया जा रहा है ठीक करने के लिए। इसके अलावा यहाँ पे जो भी यहाँ पे शहरों का जो ठोस अपशिष्ट जो पदार्थ होता है उसके माध्यम से यहाँ पे लैंड फिलिंग भी किया जा सकता है। बहुत सारा जो जगह होता है देखते हैं यहाँ पे, ठीक है, उसको भरने के लिए मिट्टी का प्रयोग किया जाता है, लेकिन यहाँ पे लैंड फिलिंग के माध्यम से उसको काफ़ी हद तक भरा जा सकता है। खाद भी इससे यहाँ पे बनाया जा सकता है। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट हो जाएगा AI का प्रयोग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग। वर्तमान में, ठीक है, हर जगह ये कारगर साबित हो रहा है और AI का प्रयोग इसमें इस तरीके से किया जाएगा कि ये सही तरीके से जो भी इन्फॉर्मेशन है यहाँ पे देगा। सपोज करिए वायु प्रदूषण का कई कारक है, कई सारा घटक है, तो उन घटकों की आसानी से पहचान कर लेगा, जिसके वजह से हम लोग आसानी से, ठीक है, उसके लिए कोई उपाय कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे हो जाएगा जैव विकास को लेके, जैव विकास का जब प्रयोग किया जाएगा यहाँ पे, ठीक है, खासकर तो जैव ईंधनों के उपयोग में बड़ी मात्रा में कमी लाई जाएगी। घरों में जैसे बिजली हो गया, खाना बनाने के लिए बहुत सारा जो उपकरण है यहाँ पे जैव विकास के माध्यम से इसको पूरा किया जा सकता है डे टू डे लाइफ से संबंधित। तो शॉर्ट नोट्स था, ठीक है, इतना मेरे ख्याल से पर्याप्त है, ज़्यादा डिटेलिंग करने की ज़रूरत नहीं। जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपको बता देना है। नेक्स्ट प्रश्न है, ग्रीन ग्रिड इनिशिएटिव पर संक्षिप्त नोट लिखें। बहुत ही इंटरेस्टिंग परियोजना है, लेकिन इस परियोजना के सामने बहुत सारी चुनौतियां भी हैं। आने वाले दिनों में यह देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा कि यह परियोजना कितना हद तक सफल हो पाती है या फिर नहीं हो पाती है। तो यहाँ पे इसका जो कोर कॉन्सेप्ट है ग्रीन ग्रिड परियोजना का, उसको बताना है आपको, ठीक है। पूरा इसको अच्छे से मेंशन करना है कि आखिर इसका कॉन्सेप्ट क्या है, पूरे के पूरे विश्व को किस प्रकार से एक ही ग्रिड के माध्यम से जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है, और न सिर्फ उस ग्रिड को जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है बल्कि उसी ग्रिड से पूरी तरीके से ग्रीन एनर्जी, अर्थात कह सकते हैं कि नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देने का प्रयास किया जा रहा है, जिसमें सूर्य का सबसे इम्पोर्टेंट रोल होगा। उसके बाद इसका वैश्विक महत्व क्या होगा और फिर भारत के लिए इसका महत्व क्या होगा। तो चलिए हम लोग यहाँ पे बात करते हैं ग्रीन ग्रिड परियोजना के बारे में, तो देखिए इस परियोजना की जो परिकल्पना की गई थी भारत के प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा। माना जाता है कि 2018 में ही इसकी परिकल्पना की गई थी, लेकिन इसका जो कह सकते हैं कि जो खुलासा एक तरीके से आप कह सकते हैं कोप 26 में यहाँ पे किया गया 2021 में। और जब इस परियोजना को सामने रखा गया, ठीक है, तो इसमें यूके भी सामने आया। इसीलिए यहाँ पे बोला जाता है इस परियोजना को लेके कि इंडिया और यूके के द्वारा इस परियोजना को यहाँ पे स्थापित किया गया। अब यहाँ पे देखने का प्रयास करना है कि आखिर ये परियोजना है क्या। तो यहाँ पे मोदी का ड्रीम है, आपको समझने का प्रयास करना है, ठीक है। मोदी का ड्रीम है, केंद्र सरकार के द्वारा वर्तमान में आप देख पा रहे हैं कि जितनी भी
योजनाएं निकाली जा रही है उसमें वन नेशन, हमेशा ही वन नेशन को प्रायोरिटी में रखा जा रहा है। चाहे हम लोग वन नेशन वन पेंशन कार्ड की बात कर ले, वन नेशन वन राशन कार्ड की बात कर ले, या फिर वन नेशन वन फर्टिलाइज़र की बात कर ले। तो ठीक उसी प्रकार से यहाँ पे भी जो बात की जा रही है कि सूर्य भी एक ही है, पूरा पूरा विश्व भी एक ही है, तो क्यों ना यहाँ पे इसको एक ग्रिड से यहाँ पे जोड़ दिया जाए। इसका मतलब है कि वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड। ठीक है, सिंपल से इसका कॉन्सेप्ट है। अब यहाँ पे चूंकि बात आ जा रही है, यहाँ पे सूर्य की बात आ जा रही है, सौर गठबंधन की यहाँ पे बात आ जा रही है, तो इसीलिए यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के तहत इसी को यहाँ पे चलाया जा रहा है, GGI वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड। इसका मतलब क्या है, तो यही है ग्रीन ग्रिड इनिशिएटिव, वन सन वन वर्ल्ड और वन ग्रिड। इसका सिंपल सा मतलब है कि जब सूर्य कभी अस्त नहीं होता है, ठीक है, सूर्यास्त, या फिर कह सकते हैं कि सूर्य कभी अस्त होता ही नहीं हुआ, पूरब में ठीक है अस्त होगा तो पश्चिम में जाके उदय हो जाएगा। तो यहाँ पे कहीं न कहीं अगर सोचिए कि पूरे पृथ्वी को, ठीक है, पूरे पृथ्वी में, ठीक है, जितना भी देश है अगर उसको एक ग्रिड से जोड़ दिया जाए, तो जहाँ पे सूर्यास्त हो चुका है फिर दूसरे जगह से वहाँ पे पावर का सप्लाई आसानी से किया जा सकता है। और वो पावर होगा, वो जो एनर्जी होगा बिल्कुल ही यहाँ पे ग्रीन होगा। और जब ग्रीन होगा तो पर्यावरणीय समस्याएं नहीं होगी, ग्लोबल वार्मिंग जैसी समस्याएं नहीं होगी। तो कहने का मतलब तो ये जो परियोजना है बहुत ही आपको शानदार दिखाई देगा, लेकिन इसका इम्प्लीमेंटेशन किस तरीके से किया जाएगा ये अभी भी बहुत बड़ी इसमें चुनौती है। अब इसका उद्देश्य आप लोग बिल्कुल समझ गए होंगे। जो इसका जो उद्देश्य है पूरा का पूरा एक वैश्विक ग्रिड की स्थापना करना, एक वैश्विक ग्रिड की स्थापना करेगा। ठीक है, और उसमें माना जाएगा कि लगभग 190 के आसपास यह देशों को जोड़ेगा। और ये भी माना जाता है कि 2023 तक अगर इस तरह का मामला अगर कंप्लीट हो जाता है तो सभी देशों को यहाँ पे स्वच्छ ऊर्जा की प्राप्ति होगी, स्वच्छ ऊर्जा की प्राप्ति होगी। लेकिन इसको तभी प्राप्त किया जा सकता है जब इसको पूरा का पूरा विश्व एक साथ मिलके एक दूसरे को सहयोग करते हुए चलेगा। अब यहाँ पे माना जाएगा यहाँ पे, ठीक है, कि लगभग 80 से अधिक देशों को यहाँ पे सूर्य की रोशनी यहाँ पे मिलती ही मिलती है। खासकर जो, ठीक है, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है, उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्र है, यहाँ पे बड़े मात्रा में देखेंगे तो सूर्य की रोशनी यहाँ पे पड़ती ही पड़ती है। तो यहाँ पे बड़ी मात्रा में यहाँ पे संभावना है कि यहाँ से ग्रीन एनर्जी को यहाँ पे जनरेट किया जा सकता है। इसीलिए इसको यहाँ पे कुछ चरणों में यहाँ पे इम्प्लीमेंट करने की यहाँ पे बात की जा रही है कि जैसे सबसे पहले अगर हम लोग मध्य पूर्व वाला जो भाग है, मध्य पूर्व वाला भाग है जिसमें अफ्रीका का भी क्षेत्र आ जाएगा, अगर यहाँ पे डेवलपमेंट कर दिया जाए, उसके बाद से दक्षिण एशिया वाले क्षेत्र पे डेवलपमेंट कर दिया जाए, उसके बाद से फिर हो जाएगा दक्षिण पूर्व एशिया, साउथ ईस्ट एशिया। तो यहाँ पे अगर इस तरीके से यहाँ पे डेवलपमेंट कर दिया जाए और फिर से जो भी यहाँ पे उच्च अक्षांशों वाले क्षेत्रों में भी जो भी कंट्री मौजूद है, चूँकि पैसा वही लोग लगाएंगे, यूरोप वाले लोग चूँकि बहुत ही अधिक धनी मनी लोग हैं वहाँ पे, ठीक है, तो इन्वेस्ट अगर वो लोग करेंगे तो उनको भी यहाँ पूरी तरीके से इस ग्रिड से जोड़ दिया जाएगा। तो कभी भी एनर्जी की इस तरह की समस्याएँ यहाँ पर नहीं आएगी। पूरा पूरा आप लोगों ने इस पर परियोजना को ज़रूर, ठीक है, समझ ही लिया होगा। अब हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट बात करते हैं इसका महत्व क्या है। महत्व के अंतर्गत, ठीक है, अगर इसको हम लोग बोल दें कि वे किसका वैश्विक महत्व क्या है तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ठीक है, वैश्विक महत्व यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे देखा जाए ग्रीन ग्रिड इनिशिएटिव का जो वैश्विक जो महत्व होगा, यह हर हाल में देखिए ऊर्जा भंडारण को कम करेगा, ऊर्जा भंडारण को कम करेगा। चूँकि सूर्य की जो रोशनी है सालों भर मिलना ही मिलना है तो समस्या होगी ही नहीं। चाहे हम लोग उत्तरी गोलार्ध की बात कर ले, दक्षिणी गोलार्ध की बात कर ले, कभी भी समस्या यहाँ पे नहीं होगी। ठीक है, तो ऊर्जा भंडारण को यहाँ पे कम करने में, ठीक है, मदद मिलेगी। भंडारण करने में देख पा रहे हैं कितना बड़ा एक ह्यूज इन्वेस्टमेंट, हाई टेक्नोलॉजी की ज़रूरत होती है, तो यहाँ पे बचेगा ही बचेगा। उसके बाद से सौर ऊर्जा की परियोजना को बढ़ावा मिलेगा, सौर ऊर्जा की परियोजना को बढ़ावा मिलेगा, पूरे भारत के स्तर पे भी मिलेगा। अभी भी देख पा रहे हैं भारत में लगभग 60% से अधिक जो
ऊर्जा की जो ज़रूरतें हैं भारत पूरा करता है, वो कहीं न कहीं यहाँ पे अनवीकरणीय कोयला जैसे संसाधनों से यहाँ पे पूरा करता है। तो उसको भी बढ़ावा या फिर उसको कमी करने में यहाँ पे ठीक है मौका मिलेगा। इसके अलावा देखा जाए तो कार्बन फुटप्रिंट को भी बहुत हद तक कम किया जा सकता है। फुटप्रिंट कार्बन फुटप्रिंट का मतलब होता है कि कोई व्यक्ति या किसी संस्था के द्वारा कितना कार्बन को यहाँ पे जनरेट किया गया, ठीक है। तो यहाँ पे उसको बहुत हद तक कम किया जा सकता है। यही तो है वैश्विक जो ठीक है पेरिस क्लाइमेट में कार्बन को बहुत बड़ी मात्रा में यहाँ पे ठीक है कम करने का प्रयास किया जा रहा है। तो ये भी बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर यहाँ पे हो सकता है। इसके अलावा यहाँ पे देशों के बीच देशों के बीच सहयोग एवं समन्वय होगा, क्योंकि कम्युनिकेशन यहाँ पे बना ही रहेगा। खुद सोच के देखिए, अगर कहीं कोई समस्या आएगी, ठीक है, भारत जुड़ा हुआ है, पाकिस्तान जुड़ा हुआ है, ईरान, सऊदी अरेबिया, सब यहाँ एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, तो कम्युनिकेशन हमेशा ही यहाँ पे बना रहेगा और बहुत सारी समस्याओं को यहाँ पे रिजॉल्व किया जा सकता है। इसके अलावा यहाँ पे देखा जाए तो यह जलवायु परिवर्तन को रोकने में बहुत बड़ी भूमिका यहाँ पे निभा सकता है। क्योंकि देखिए मेन जो कारण है आज के समय में औद्योगिकरण का या फिर सर्विस सेक्टर का, उसका सबसे प्रमुख जो कारण है यहाँ पे कह सकते हैं एनर्जी, ठीक है। एनर्जी को ही यहाँ पे जनरेट करने के लिए अलग अलग माध्यमों का सहारा लिया जा रहा है। आप सोचिए एनर्जी ही अगर ग्रीन एनर्जी मिल जाए तो और भी बहुत सारे एरियाज में यहाँ पे काम अच्छे तरीके से हो सकता है। तो जलवायु परिवर्तन को यहाँ पे रोकने में बड़ी मात्रा में यहाँ पे ठीक है मदद मिलेगा। और उसके साथ साथ जो पेरिस एग्रीमेंट है, पेरिस समझौते के तहत जो भी लक्ष्य पूरा किया गया है कि पृथ्वी के टेम्परेचर को 2 डिग्री सेंटीग्रेड से आगे बढ़ने नहीं देना है, तो इस लक्ष्य को भी पूरा करने में मदद मिलेगा। इसके अलावा यहाँ पे ग्रीन ग्रिड ठीक इनिशिएटिव में बहुत बड़ी मात्रा में यहाँ पे क्या होगा, इन्वेस्ट होगा। सोच पा रहे हैं यहाँ पे पूरे के पूरे अगर पृथ्वी में देखा जाए यहाँ पे तो एक बड़े हिस्से पे यहाँ पे ग्रिड का जाल बनाया जाएगा, जिसमें बहुत बड़ी मात्रा में यहाँ पे ठीक है इन्वेस्टमेंट की यहाँ पे ज़रूरत होगी। तो स्वाभाविक सी बात है इन्वेस्टमेंट यहाँ पे होगा तो रोज़गार भी यहाँ पे बड़ी मात्रा में मिलेगा। और ये जो रोज़गार है जनरली जो ठीक है उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है, उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्र है, वहाँ पे बड़ी मात्रा में रोज़गार यहाँ पे मिल सकता है, ठीक है। जो भी कौशल प्रशिक्षण से युक्त है या फिर जो कौशल प्रशिक्षण से युक्त नहीं है, दोनों प्रकार की यहाँ पे रोज़गारों की या फिर लेबरों की ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। इसके साथ साथ आप ये भी बता सकते हैं कि देख पा रहे हैं यहाँ पे भारत जो है 2030 तक जो प्रतिबद्ध है कि भारत अपनी ज़रूरतों का 40% जो ठीक है ज़रूरत है यहाँ पे नवीकरणीय ऊर्जा से यहाँ पे प्राप्त करेगा, गैर जीवाश्म ऊर्जा से यहाँ पे प्राप्त करेगा। तो इसमें भारत ठीक है की आवश्यकताओं को अच्छा खासा इसके माध्यम से पूरा किया जा सकता है। और एक अनुमान है अनुमान यहाँ पे लगाया गया है कि अगर ये परियोजना यहाँ पे पूरी हो जा रही है तो प्रति वर्ष, ध्यान से सुनते चलिए, प्रति वर्ष यहाँ पे देखा जाए तो 226 बिलियन यूरो की यहाँ पे बचत होगी। इतनी बड़ी यहाँ पे अमाउंट है। और 2050 तक ठीक है जो पूरा जो डिमांड है पूरे वैश्विक स्तर पे 2060 गीगावाट वैश्विक मांगों को पूरा करने में ये बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकता है। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं पूरे वैश्विक स्तर पे हम लोगों ने इसको देख लिया। अब आइए हम लोग देखने का प्रयास करते हैं कि भारत के लिए इसका महत्व क्या हो सकता है। भारत के लिए देखिए इसका जो महत्व होगा, नवीकरणीय ऊर्जा का भारत चूँकि इसमें इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगा। ऑलरेडी जो ठीक है इंटरनेशनल सोलर एलायंस का जो हेडक्वार्टर है देखिए गुड़गांव में, गुरुग्राम में यहाँ पे बैठा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे है। तो भारत इसमें देखिए बड़ी मात्रा में अगुवाई यहाँ पे कर सकता है। तो यहाँ पे नंबर 1 यहाँ पे हो जाएगा नवीकरणीय ऊर्जा का हस्तांतरण। नवीकरणीय ऊर्जा का हस्तांतरण, अब इसके माध्यम से तकनीक को पूरी तरीके से बढ़ावा दिया जाएगा। आज भी अगर देखेंगे तो भारत में सोलर एनर्जी को लेकर बहुत बड़ी समस्या है। तो हो सकता है कि तकनीक इसमें और इम्प्रूवमेंट किया जा सके, जैसे कि
आमतौर पे देखा जाए तो जो सोलर जो प्लेट होती है उसमें धूल वगैरह लग जाने से उसमें की जो एफिशिएंसी कम हो जाती है। उसका जो लाइफ साइकिल है 20 से 25 साल में, ठीक है, वो जो सोलर प्लेट होता है ख़राब हो जाता है। आने वाले दिनों में हो सकता है कि, ठीक है, कूड़ा कचरा का भी संभावना बढ़ने की संभावना है यहाँ पे। तो कहीं न कहीं देखेंगे तो समस्या यहाँ पे है, तो इसको बहुत हद तक ठीक किया जा सकता है। उसी तरीके से जो वित्तीय जो समस्या है, चूँकि पूरे जब विश्व के लोग आ जाएंगे तो इन्वेस्टमेंट यहाँ पे बड़ी मात्रा में आ जाएगा। तो इसमें भारत को ही यहाँ पे कहीं न कहीं बड़ी मात्रा में मदद मिलेगी मिलेगी। अनुसंधान यहाँ पे बड़े मात्रा में हो सकता है, रिसर्च बड़े मात्रा में यहाँ पे हो सकता है, ठीक है, और रिसर्च होगा तो फिर टेक्नोलॉजी यहाँ पे इम्प्रूवमेंट होगी, तो आने वाले दिनों के लिए बहुत ही कारगर साबित हो सकता है, न सिर्फ भारत के लिए बल्कि पूरे के पूरे विश्व के लिए। भारत ऑलरेडी देखा जाए तो प्रदूषण की समस्याओं से, ठीक है, बहुत अधिक यहाँ पे ग्रसित है, और उसमें सबसे बड़ी जो कारण है देखेंगे, ठीक है, तो कल कारखाना हो गया या फिर बड़ी मात्रा में गाड़ियों का परिचालन हो गया। तो कल कारखानाओं में कोविड वगैरह के समय आप लोगों ने ज़रूर देखा होगा कि देखिए जो भी फैक्ट्रियाँ थी पूरी की पूरी फैक्ट्रियों को बंद कर दिया गया। तो कितनी बड़ी मात्रा में नदियाँ साफ़ हो गई, शहरों का जो, ठीक है, पूरा पूरा जो कह सकते हैं कि वातावरण था वो बहुत हद तक ठीक हो गया। तो उसके माध्यम से देखिए प्रदूषण को भारत में बहुत हद तक यहाँ पे कम किया जा सकता है, ठीक है। उसके बाद से वैश्विक मंच पे भारत नेतृत्व करेगा, वैश्विक मंच पर भारत नेतृत्व करेगा, क्योंकि यहाँ पे हर हाल में प्रयास यही होगा कि कम परियोजना वाली जो लागत है, कम परियोजना वाली जो लागत है, इसके लक्ष्यों को पूरा किया जाना। और ये लक्ष्य पूरा किया जा सकता है जब सभी देश मिल के, सोच पा रहे हैं, यहाँ पे थोड़ा थोड़ा ही अगर इन्वेस्ट करेंगे तो इसमें एक, ठीक है, बहुत बड़ी राशि यहाँ पे, बहुत बड़ा कह सकते हैं कि इन्वेस्ट इकट्ठा हो सकता है। इसके अलावा इसकी जो दक्षता है, इसकी दक्षता को हम लोग पूरी तरीके से बढ़ा सकते हैं, ठीक है, हाई एफिशिएंसी। उसके बाद यहाँ पे हम लोग बात करें तो देख पा रहे हैं यहाँ पे कम्युनिकेशन जो होगा बेहतर यहाँ पे हो सकता है, कम्युनिकेशन बेहतर हो सकता है हर एरियाज में। चाहे हम लोग यहाँ पे इंटरनेशनल लेवल पे बात कर लें, नेशनल लेवल पे बात कर लें, या फिर जो भी यहाँ पे तकनीक टीम के साथ साथ जो बिजली ऑपरेटर वाले लोग होंगे, ये जो भी 4 या 5 एरियाज में, ठीक है, जो बड़े लेवल पे जो काम कर रहे होंगे, इन लोगों के बीच यहाँ पे कम्युनिकेशन बना रहेगा, कोई समस्या यहाँ पे नहीं होगी। उसके बाद से यहाँ पे देखा जाए नेक्स्ट, कम कार्बन को लेके, कम कार्बन का उत्सर्जन, अभी मैंने बताया हुआ था, ठीक है, कार्बन फुटप्रिंट को यहाँ पे जितना हो सकेगा कम करने में यहाँ पे मदद मिलेगी। तो कम कार्बन को लेके यहाँ पे बताया जा रहा है कि नवीन परियोजनाओं को सहारा मिलेगा। हो सकता है कि इसके तहत और भी परियोजनाएं तेज़ी से आएँ। सोच पा रहे हैं यहाँ पे कम कार्बन का उत्सर्जन हो रहा है, और यहाँ पे ऊर्जा अगर बड़ी मात्रा में मिल रहा है, सिर्फ भारत को ही नहीं, चाहे किसी भी देश को, तो ऊर्जा ही तो सबसे इम्पोर्टेंट कारण है यहाँ पे। अगर ऊर्जा से कोई समस्या नहीं है, अगर ये पर्यावरण मुक्त है, तो कई सारी जो परियोजनाएं हैं इसको चलाया जा सकता है। जब कई सारी परियोजना चलेगी यहाँ पे, तो भारत में इन्वेस्टमेंट भी, ठीक है, आने की संभावना है, बड़ी मात्रा में भारत में इन्वेस्टमेंट यहाँ पे आ सकता है। इसके साथ साथ देखा जाए यहाँ पे तो कुशल श्रमिक, कुशल और अकुशल जो भी श्रमिक हैं यहाँ पे, उनको एक मंच यह प्रदान कर सकता है, उनको बड़ी मात्रा में यह रोज़गार दे सकता है, ठीक है। तो वैसे शॉर्ट टिप्पणी यहाँ पे आप कर सकते हैं पूरा पूरा इन सारे बातों के माध्यम से। कुल मिला के आपको यही बताने की कोशिश करना है कि यह देख पा रहे हैं, ठीक है, यह परियोजना तो बहुत शानदार है, लेकिन इस परियोजना को चलाने के लिए अभी भी बहुत सारी चुनौतियां हैं। लेकिन अगर पूरा जो विश्व है एक वसुधैव कुटुंबकम के, ठीक है, आधार पे अगर चले, अपनी अपनी जिम्मेदारियों को निभाएं, तो इस परियोजना को, ठीक है, आसानी से पूरा भी किया जा सकता है, और पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट के जो भी लक्ष्य है उसके लक्ष्य को भी पूरा किया जा सकता है। नेक्स्ट प्रश्न है, अपशिष्ट प्रबंधन में विज्ञान और प्रौद्योगिकी के महत्व का वर्णन करें। एक शब्द लगा हुआ है यहाँ पे, अपशिष्ट प्रबंधन।
इसी से शुरुआत करना है परिचय में कि अपशिष्ट प्रबंधन का मतलब क्या होता है। अब इसका आप यहाँ पे कारण भी बता सकते हैं कि कई सारे इसके वर्तमान में कारण हैं, क्यों इतने बड़े मात्रा में आजकल कूड़ों का ढेर, कचरों का ढेर लगते जा रहा है। देख रहे हैं दिल्ली जैसे शहरों में कूड़ों के निस्तारण को लेके एमसीडी के द्वारा यहाँ पे चुनाव लड़ा जा रहा है। ऐसे हर एक क्षेत्रों में, शहरों से लेके गांव तक बड़ी मात्रा में जो ढेर लग रहा है, आखिर इसके पीछे कारण क्या है। उसके बाद से जब कारण है तो उसका निवारण भी होना जरूरी है। किस प्रकार से यहाँ पे विज्ञान और प्रौद्योगिकी का सहारा लेके उन अपशिष्ट पदार्थों को दोबारा रीयूजेबल पदार्थों के रूप में कन्वर्ट किया जा सकता है। तो आइए हम लोग एक अच्छा आंसर लिखने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे बताना है अपशिष्ट प्रबंधन। अपशिष्ट प्रबंधन में ध्यान देना है कि ना यहाँ पे सिर्फ अपशिष्टों का प्रबंधन करना है, ना सिर्फ इन अपशिष्टों का प्रबंधन करना है, बल्कि इसका सही तरीके से ट्रीटमेंट भी करना है, इसका सही तरीके से उपचार भी करना है। और यही ट्रीटमेंट करने के लिए साइंस एंड टेक्नोलॉजी का यहाँ पे सहारा लिया जाएगा। और इसके बाद से इन अपशिष्टों से एक मूल्यवान संसाधन के रूप में, ठीक है, इसको परिवर्तित किया जा सकता है। इसका वर्तमान में देख पा रहे हैं अपशिष्ट पदार्थों का सबसे बड़ा जो कारण है इसका वर्तमान में जो लाइफ स्टाइल, और ये लाइफ स्टाइल ना शहरों तक सीमित रह गया है, बल्कि शहरों के साथ साथ गांव तक। इसीलिए वर्तमान में शहर हो गया, गांव हो गया, हर जगह जो कूड़े का जो ढेर निकल रहा है, कचरा निकल रहा है इतनी बड़ी मात्रा में, वर्तमान में जो भी सरकार है, एमसीडी है, नगर निगम, नगर पालिका, सबको सोचने पे मजबूर कर दिया है कि आखिर किस प्रकार से इसका निस्तारण किया जाए। अब इसके कई सारे कारण हैं, जैसे कि नंबर 1 कारणों की हम लोग बात करें यहाँ पे, तो औद्योगिक जो कूड़ा जो कचरा होता है, कई प्रकार का, ठीक है, जो कूड़ा जो कचरा जो होता है, सीधे ही इसको, ठीक है, खाली जगहों पे या फिर नदियों के किनारे, ठीक है, सीधे नदियों में यहाँ पे डाल दिया जाता है। अब इसके वजह से होता है क्या है कि आसपास की जो मृदा पूरी तरीके से यहाँ पे दूषित हो जाएगी, जल दूषित हो जाएगा, समस्या तो यहाँ पे होगा ही होगा। इसमें सबसे बड़ा जो एग्जांपल आप ले सकते हैं, ठीक है, जैसे कि चमड़ा उद्योग के साथ साथ यहाँ पे जो चीनी जो उद्योग है, यहाँ से निकलने वाला राख हो गया, खोई, तांबा, एल्युमिनियम, ऐसे बहुत सारे जो पदार्थ हैं आपको कचरा के रूप में निकलते हुए दिखाई देंगे। जैसे कि यहाँ पे बात करें हम लोग तांबा और एल्युमिनियम का, ठीक है, तो ये भी बहुत ही खतरनाक, ध्यान रखिएगा, एल्युमिनियम और जो तांबा है बहुत ही खतरनाक के भी रसायन के रूप में यहाँ पे मौजूद है, जो शरीर को बहुत ज़्यादा ही हाईली अफेक्टेड करता है। तो यहाँ पे नंबर 1 कारण हो जाएगा औद्योगिक अपशिष्ट। दूसरा यहाँ पे हो जाएगा घरेलू व नागरिक अपशिष्ट। घरेलू व नागरिक अपशिष्ट, इसका सीधा सा मतलब है यहाँ पे कि घरों से निकलने वाला कूड़ा करकट, घरों से निकलने वाला कूड़ा करकट, या फिर इसके अलावा सार्वजनिक जगहों पे बहुत बड़ी मात्रा में कूड़ों का यहाँ पे ढेर इकट्ठा कर दिया जाता है। इसमें देखा जाए तो बड़ी मात्रा में यहाँ पे प्लास्टिक जैसे पदार्थों की भरमार होती है, ठीक है, प्लास्टिक जैसे पदार्थों की भरमार होती है। इसमें प्लास्टिक, कागज़, बोतल, सब आपको बड़े मात्रा में देखने के लिए मिल जाएगा। वैश्विक स्तर पे अगर यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ अगर बात किया जाए यूएसए के न्यूयॉर्क शहर की, तो एक रिपोर्ट के अनुसार यहाँ पे बताया गया है कि प्रतिदिन, खुद सोच के देख पा रहे हैं आप, प्रतिदिन 25,000 टन यहाँ पे कचरा निकलता है। सोचिए, एक दिन 25,000 टन कचरा निकलता है। वहीं भारत में पूरे अगर भारत के स्तर पे देखा जाए तो प्रतिदिन 6,000 टन कचरा यहाँ से निकलता है। तो अपने आप में जो डेटा आपको दिखाई दे रहा होगा, लग रहा होगा कि भारत तो बहुत पीछे है। भारत वाकई में बहुत पीछे है, लेकिन यहाँ पे देख पा रहे हैं न्यूयॉर्क, ठीक है, यहाँ पे जो भी कोस्टल इलाका है, समुद्रों में वो लोग डालने का प्रयास करते हैं,
समुद्रों के साथ साथ उनके पास बेहतरीन टेक्नोलॉजी भी हो गई है, तो रिसाइकलिंग की जो प्रक्रिया है वहाँ पे बड़ी मात्रा में आपको दिखाई भी देगी। इसके अलावा नेक्स्ट हो जाएगा यहाँ पे कृषि जनित अपशिष्ट। कृषि जनित अपशिष्ट, इसका मतलब क्या है यहाँ पे कि फसल लगने के बाद, ठीक है, जो भी खेतों में जो बच जाता है, जैसे कि जो डंठल होता है, डंठल, पत्ता, घास, बड़े मात्रा में जो यहाँ पे पराली होता है वो भी एक डंठल का ही यहाँ पे रूप है। इन सारे ही जो भी बचे खुचे जो पदार्थ होते हैं इसमें यहाँ पे आग लगा दिया जाता है। अब आग लगा देने से पर्यावरण प्रदूषण बड़ी मात्रा में देखने के लिए मिलता है, तो कहीं न कहीं ये भी यहाँ पे समस्या का कारण है ही। इसके अलावा कुछ और भी अन्य अपशिष्ट पदार्थ हो जाएगा, जैसे कि खनन से बड़े मात्रा में वहाँ पे वायु प्रदूषण होता ही होता है। आसपास के क्षेत्रों में भी के बड़ी तेज़ी से बीमारी फैलती है, खासकर जो ट्राइबल वाला एरिया होता है वहाँ पे आमतौर पे देखने के लिए मिलता है। शहरों में आज वर्तमान में इमारती जो अपशिष्ट है ये भी बड़ी मात्रा में देखने के लिए मिलता ही मिलता है। इसके अलावा जो गैर कानूनी निर्माण है, गैर कानूनी जो निर्माण है, यहाँ पे भी इस तरह की गतिविधियाँ बड़ी मात्रा में देखने के लिए मिलता ही मिलता है। तो इसी से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अपशिष्ट का जो कारण है कोई इतना ही कारण नहीं है, लेकिन यहाँ पे चूँकि शॉर्ट में बोला जा रहा है आपको लिखने के लिए, इसे 4-5 कारण आप बता सकते हैं। अब यहाँ पे बताना है आपको कि अपशिष्ट प्रबंधन में विज्ञान एवं तकनीक की भूमिका यहाँ पे क्या हो सकती है। नंबर 1 यहाँ पे भूमिका हो सकती है यहाँ पे वेस्ट टू एनर्जी, वेस्ट टू एनर्जी। इसका मतलब है यहाँ पे कि अपशिष्ट से ऊर्जा पैदा करके अपशिष्ट प्रबंधन में दोहरा लाभ कमाया जा सकता है। अब इस जो नया तकनीक का नाम है, इसी का नाम है बायोमिथेनेशन। बायो, ठीक है, मिथेनेशन, बायोमिथेनेशन। इसमें क्या होगा, सिंपल सा देखने का प्रयास कीजिए कि अपशिष्ट से इसमें हर हाल में जो भी कूड़ा कचरा होगा, जो अपशिष्ट होगा, इस अपशिष्ट से बड़ी मात्रा में यहाँ पे ऊर्जा पैदा किया जाएगा और इस ऊर्जा को यहाँ पे सेल किया जा सकता है, बेचा जा सकता है। यही है, ठीक है, यह एक जैविक क्रिया है जिसमें कार्बनिक अवशिष्ट वो हवा की अनुपस्थिति में सूक्ष्म जीवों की सहायता से बायोगैस में इसमें परिवर्तित किया जाता है। यही है बायोमिथेनेशन, ठीक है। अब इसका जो प्रयोग है घरेलू कार्यों में यहाँ पे लगाया जा सकता है आसानी से। ये तो भारत में पहले से भी, ठीक है, प्रचलित है। दूसरा यहाँ पे हो सकता है अपशिष्ट टू कच्चा माल, अपशिष्ट टू कच्चा माल। इसमें अपशिष्टों को तकनीक की मदद से इसमें रिसाइकलिंग प्रक्रिया के माध्यम से, रिसाइकलिंग प्रक्रिया के माध्यम से उद्योगों के लिए कच्चा माल फिर से तैयार किया जा सकता है अपशिष्ट पदार्थों से। तीसरा यहाँ पे हो जाएगा अपशिष्ट संग्रहण के क्षेत्र में, अपशिष्ट संग्रहण के क्षेत्र में आईओटी का प्रयोग, इंटरनेट ऑफ थिंग्स का प्रयोग, ठीक है। क्योंकि कई जगह पता ही नहीं चलता है यहाँ पे, खासकर, ठीक है, जो स्टाफ होते हैं एमसीडी वाले, कि कहाँ कचरा है, कितनी मात्रा में कचरा मौजूद है। तो यहाँ पे नगर पालिका जो है कचरा प्रबंधन के लिए इस आईओटी का प्रयोग कर सकता है। इसमें जो भी स्मार्ट जो सेंसर लगा हुआ है उसके माध्यम से उनको तुरंत पता लग जाएगा कि यहाँ पे इतनी मात्रा में कचरा यहाँ पे मौजूद है, तो कचरा जमेगा ही नहीं, उसको आसानी से, ठीक है, बहुत ही कम खर्चे में उसका निस्तारण किया जा सकता है। इसके अलावा कुछ और भी, जैसे कि नंब यहाँ पे नेक्स्ट हो जाएगा एआई रिसाइकलिंग रोबोट, एआई रिसाइकलिंग रोबोट। इसका सिंपल सा मतलब है कि यह अपशिष्ट प्रबंधन को आसान बनाता है तथा अपशिष्ट को त्वरित रूप से यह हटाने में मदद करता है, अपशिष्ट को त्वरित रूप से हटाने में यह मदद करता है एआई रिसाइकलिंग रोबोट, ठीक है। इसमें हम लोगों ने देखा था कि आज के समय में रोबोटों का जो प्रयोग है किस तरीके से नालों की सफाई में यहाँ पे किया जा रहा है। इसके अलावा यहाँ पे हो जाएगा जियो लोकेशन का उपयोग करके, जियो लोकेशन का उपयोग करके, उपयोग
करके जो भी डंपस्टर होता है, ठीक है, डंपस्टर ढूंढना। जैसे नाम से ही लग रहा है कि जियो लोकेशन की सहायता से घर बैठे अगर देख लिया जाए कि कहाँ कहाँ पे कूड़े का ढेर है, जहाँ पे जमा हुआ है, डेली डेली वहाँ पे उठाया भी जाता है, तो आसानी से वैसे जगहों को यहाँ पे आइडेंटिफाई कर लिया जाएगा। यहाँ पे आइडेंटिफाई कर लिया जाएगा और कूड़ों को इधर उधर डंपिंग करने से आसानी से इसमें बचाया जा सकता है, ठीक है। तो ये भी एक बेहतरीन, ठीक है, कारगर साबित हो सकता है। उसी तरीके से यहाँ पे नेक्स्ट हो सकता है लैंडफिल। इसके बारे में मैंने आप लोगों को बताया था। लैंडफिल, लैंडफिल का मतलब है कि आसपास के शहरों का जो खाली स्थान है वहाँ पे कूड़ों को एकत्रित किया जाए, खाली स्थानों में कूड़ों को एकत्रित किया जाए। और ये अभी काफ़ी कारगर साबित हो सकता है कि फ्यूचर में अगर, ठीक है, हो सकता है कंस्ट्रक्शन के काम वगैरह करना हो तो फिर वहाँ पे बहुत अधिक मिट्टी वगैरह की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, या फिर उसको एक लंबे समय के बाद से डिकम्पोज करके एक, ठीक है, खाद भी बनाया जा सकता है। उसके बाद कुछ और भी है, जैसे कि नेक्स्ट है यहाँ पे इंसिनरेशन। इंसिनरेशन, ठीक है, इस विधि में अपशिष्ट को उच्च तापमान पर तब तक जलाया जाता है, हाई टेम्परेचर पर उच्च तापमान पर तब तक जलाया जाता है जब तक वह राख में ना बदल जाए। ध्यान रखिएगा, जब तक वह राख में ना बदल जाए। उसके बाद कुछ और भी तकनीक है, जैसे कि पटोलिस बोला जाता है इसको, पटोलिसिस, पटोलिसिस, ठीक है। इसमें अपशिष्ट प्रबंधन की इस विधि के अंतर्गत ठोस अपशिष्ट पदार्थों को ऑक्सीजन की उपस्थिति में, ध्यान रखिएगा, बिना रासायनिक रूप से विघटित किया जाता है। ऑक्सीजन की उपस्थिति में, ऑक्सीजन की उपस्थिति में बिना रासायनिक विधि से इसमें विघटित किया जाता है फोटोलिसिस के माध्यम से, ठीक है। तो इतना पर्याप्त है, इतना आप लोग लिख के आइए। एंड ठीक है फ्रेंड्स, अपना आप लोग फीडबैक देते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।